हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। बच्चे, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसका फर्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसका नाम था वैल्यू एडिड मेथड। तो आज उसी मेथड का या जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं उसका सेकंड मेथड है हमारे सामने, इनकम मेथड। तो बिना किसी देर के अपने टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम मेथड से फाइंड क्या करते हैं। बच्चे, इनकम मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक फार्मूला होता है। क्या क्या यूज करते हैं इसके अंदर। नंबर 1, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OS, एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MI। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं NDPFC निकालने के लिए। COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि OS, MI बोले तो मिक्स्ड इनकम। अगर इन तीनों चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, NDPFC। तो इनकम मेथड से फाइंड करते हैं NDPFC, और हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं NNPFC से। तो हम लोग पहले NDPFC निकालेंगे, बाद में उसको कन्वर्जन रूल लगाकर हम लोग क्या करेंगे, NNPFC के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब डिटेल में देखते हैं इन कंपोनेंट्स के मतलब है क्या। जो इसके अंदर पहला है बच्चे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसको मैं A नाम दे रहा हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। COE, इसके अंदर हम लोग कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश क्या होता है, जब कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर वर्किंग है तो उसको क्या मिलेगा, सिंपली सैलरी मिलेगी। अगर कोई बंदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करता है उसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। तो पहले तो समझो वेजेस होते क्या है। जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, या कह सकते हो दिहाड़ी मजदूर जो काम करते हैं, ठीक है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको मिलता है वेजेस। जिनको पूरा मंथ के बाद मिलता है उनको बोलते हैं सैलरी। तो पहली चीज क्या आएगी, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि उनको उनके मालिक के साइड से, उनके एम्प्लॉयर के साइड से जो भी कैश में मिला है वेजेस या सैलरी, उसको इंक्लूड कर लेंगे। सेकंड हम लोग लेकर चलेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब काइंड का मतलब क्या होता है, काइंड का मतलब ध्यान देंगे, काइंड मीन्स, ये फुल स्टॉप लगा के मैं लिख देता हूं, काइंड मीन्स अदर देन कैश। काइंड मीन्स अदर देन कैश, मतलब कुछ एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं कैश में या वेजेस देते हैं कैश में। उसके अलावा कुछ जो बड़े एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि CEO हो गया, मैनेजर्स हो गए, उनको कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं सैलरी के अलावा। क्या मिल सकते हैं, रहने के लिए फ्री घर दे दिया, ठीक है, जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग है तब तक उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया। और क्या हो सकता है, जिम फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, मील पासिस दे दिए, यानी कि अगर वो कहीं दोपहर में ट्रिप पर है अपने ऑफिस के साइड से उसको खाना प्रोवाइड कर दिया। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए जिम फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन कैंपस के अंदर क्या करते हैं, जिम ओपन कर दिया। जो अपना जो क्या नाम है, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा चल रहा है कि जो भी वर्कर्स हैं ना, वो लोग चाहते हैं, जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि उनके जो वर्कर है, नहीं एम्प्लॉई है, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अच्छी हेल्थ के लिए वो क्या करते हैं, जिम ओपन करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी
तो क्या होगा, वो ज़्यादा काम करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। तो जिम फैसिलिटी दे दी, कार प्रोवाइड कर दी, लैपटॉप दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, मील पासेस दे दिए, ठीक है, साल में 1-2 बार ट्रिप घूम के आने के लिए बीवी बच्चों के साथ के लिए ट्रिप प्रोवाइड कर दी। ये सब किस में आते हैं, अदर देन कैसे, यानी काइंड में आते हैं। तो ऐसे सारे बेनिफिट जो काइंड में प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, COE के अंदर यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर इंक्लूड करेंगे। तीसरा कंपोनेंट COE का होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बच्चे थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से देखना, समटाइम्स आपके पेपर में क्या करेगा, वो एम्प्लॉयर की जगह पे एम्प्लॉय दे देगा। अगर एम्प्लॉय वर्ड आ गया यहाँ पर, जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर बच्चे आप लोगों के लिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इससे मिलता जुलता एक वर्ड दे सकता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर एम्प्लॉय वर्ड आ गया तो आपको ध्यान रखना है, उसको इंक्लूड नहीं करना। ऑलवेज इंक्लूड कौन सा होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। अब किस टाइप के कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो एम्प्लॉयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। सपोज करो कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, और फोर से वो स्टील की कंपनी है, स्टील बनता है, ठीक है, या आयरन इंडस्ट्री है। अब वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होती हैं, वो रिस्क में काम करते हैं। किस में काम करते हैं, रिस्क में। तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। समटाइम्स एक्सीडेंटली उनके लेग्स खराब हो गए, या आइज़ खराब हो गई, या उनके हैंड खराब हो गए। तो ऐसे केस के अंदर सपोज करो एक एम्प्लॉय है, वो मशीन पे काम कर रहा था, काम करते करते उसका क्या हो गया, मशीन में हाथ आ गया, उसका हाथ कट गया। अब हाथ कटने के बाद उसका बच्चे एक हाथ तो चला गया पूरी तरीके से, अब वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, या पार्शली डिसेबल्ड हो गया। पार्शली डिसेबल्ड अगर होता है तो डॉक्टर बोलता है इसको 6 महीने का बेड रेस्ट प्रोवाइड कर दो। तो 6 महीने तक जब तक बेड रेस्ट पर है वो एम्प्लॉय, उसके एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको सैलरी प्रोवाइड करेगा। तो इन सब को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ऐसे ही सपोज करो कोई वर्कर है, अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करते करते एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि उसके फैमिली मेंबर, उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को, अगर बच्चे 18 साल से ऊपर है तो उनको काम प्रोवाइड करेगा, एक जॉब उनको दी जाएगी। इन सब को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, या आर्मी ऑफिसर्स हैं, या फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स हो गए, उनमें अगर किसी भी बंदे की डेथ हो जाती है, किसी भी एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है, और वो काम करने के दौरान हुई है, ठीक है ना, ध्यान रखना है कब हुई डेथ, काम करने के दौरान, यानी कि वो कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होगा, उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंपनी की या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसके एक फैमिली मेंबर को क्या करे, जॉब प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ होती हैं, ठीक है। अब फीमेल एम्प्लॉयज़ को प्रेगनेंसी के दौरान, जब उनका प्रेगनेंसी का टाइम होता है, ठीक है, तो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव क्या होती है, जब तक वो लेडी बेबी की डिलीवरी करती है, आफ्टर 6 मंथ जब तक वो अपने बेबी का ध्यान रखेगी, तो उसको ऑफिस आए बिना सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो मेनली COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बच्चे, ये 3 कंपोनेंट हो गए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, COE। तीनों एक बार वापस देख लेते हैं। जो सैलरी और वेजेस कैसे मिले, वो जो काइंड में मिले, लाइक मील पासिस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, या घूमने के लिए एक साल में 1 या 2 ट्रिप हो गई, या कुछ बड़े ओकेशन हो गई, वो अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूल खोल देते हैं, वो सब हो गए। या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इसका ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा तो ही इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन में घुमाने के लिए, कंफ्यूजन के लिए आपको एम्प्लॉयज़ का भी डाल देगा, एम्प्लॉयज़ का भूल कर भी यूज करना। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपने ऐड कर लिया गलती से भी, आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इन 3 चीज़ों को ऐड करेंगे हम लोग, क्या बनेगा, COE बनेगा। फिर इसका सेकंड कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस, देख रहे हो, पहले था फर्स्ट कंपोनेंट था COE, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। डिटेल में देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को क्या कहते हैं। मैंने COE को बच्चे लिया है A पॉइंट, तो COOS को मैं लेता हूं B पॉइंट। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं रफ करता हूं इसको, ठीक है। अब B पॉइंट पर चलते हैं।
जिसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या नाम है उसका? ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए देखते हैं बी में क्या कह रहा है वो। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? अच्छा, ऑपरेटिंग वर्ड के अंदर ही नाम लिखा है, ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए जो भी चीजें आती हैं सरप्लस हैं, उनको भी हम लोग क्या मानेंगे? एनडीपीएफसी का कंपोनेंट मानेंगे। इसके अंदर मेनली 4 चीजें इंक्लूड होंगी। कितनी चीजें? 4 चीजें इंक्लूड होंगी। वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 आ जाता है आपके पास रेंट। रेंट आप सब लोगों को मालूम है होता है क्या है? अगर किसी एम्प्लॉयर ने या एंटरप्रेन्योर ने कहीं पे लैंड परचेज करी है, या सॉरी परचेज नहीं, परचेज पे तो उसकी ओनरशिप आ गई, उसने लैंड क्या करी है? लीज पे ले रखी है, अपना काम करने के लिए लैंड को लीज पे ले रखा है, तो बदले में क्या पे करेगा? रेंट पे करेगा। वो रेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। या किसी एम्प्लॉयर ने अपनी लैंड को या बिल्डिंग को किसी अदर पर्सन को दे रखा है रेंट पर, तो जो रेंट रिसीव हो रहा है वो भी हमारा पार्ट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, रेंट के बाद आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप लोगों को मालूम है हिंदी में बोलते हैं ब्याज। जो भी कैपिटल एसेट्स होते हैं, कैपिटल को क्या मिलता था? इंटरेस्ट मिलता था, आप लोगों ने देखा था पहले। तो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे? कैपिटल एसेट्स के ऊपर। तीसरा जो कंपोनेंट आता है बच्चे वो आता है रॉयल्टी। थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा? रॉयल्टी आएगा। अब रॉयल्टी होती क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक का ही ले लेते हैं। अगर आप लोगों की बुक, जो भी सब्जेक्ट की बुक लगी हुई है 4 से, मैं अपने एग्जांपल में संदीप गर्ग ले रहा हूँ, ठीक है। आपकी बुक कौन सी लगी हुई है? संदीप गर्ग लगी होगी स्कूल के अंदर। अब संदीप गर्ग है कौन? संदीप गर्ग ऑथर है जिसने उस बुक को लिखा है। क्या संदीप गर्ग बुक की सेल करता है? बच्चे संदीप गर्ग बुक की सेल नहीं करता है। बुक की सेल कौन करता है? उसका जो पब्लिशर है। आप कभी देखना अपनी बुक पे कवर पेज पे ऊपर लिखा होगा संदीप गर्ग, या कोई दूसरी बुक आप टी.आर. जैन ले रहे हो या सी.बी. सचदेव ले रहे हो या वट कोई जो भी अदर बुक होगी, उनके नीचे ना एक पब्लिशर का नाम लिखा होता है। संदीप गर्ग में नीचे लिखा हुआ है धनपत राय, ठीक है। धनपत राय पब्लिशर, यानी कि बुक को पब्लिश कौन कर रहा है? धनपत राय बुक को पब्लिश कर रहा है। और संदीप गर्ग ने क्या कर दिया? बुक को लिख के छोड़ दिया है। अब बुक के जो सेल के राइट्स जो भी हैं वो किसके पास आ गए? जो पब्लिशर है यानी कि धनपत राय। जो भी एक्सपेंडिचर्स इनकर कर रहा है, कौन कर रहा है? बुक को छापने से रिलेटेड और सेल करने से, प्रमोट करने से, एडवर्टाइज करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो कौन इनकर कर रहा है? पब्लिशर इनकर कर रहा है। अब यहाँ पर ऑथर को क्या मिलेगा? ऑथर को बदले में रॉयल्टी मिलेगी। जितनी भी बुक्स की कॉपीज सेल होंगी, ठीक है ना, उनका कुछ कमीशन बना होता है, उस कमीशन को दिया जाएगा। यानी पब्लिशर जो भी सेल करके रिवेन्यू अर्न करेगा, उस रिवेन्यू कुछ परसेंटेज कमीशन के तौर पे देगा किसको? संदीप गर्ग को, यानी बुक का जो ऑथर है उसको प्रोवाइड करेगा। उस कमीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? उस कमीशन को ही बोल देंगे रॉयल्टी। एक और एग्जांपल रॉयल्टी का ले लेते हैं। कुछ बड़े फंक्शंस होते हैं जो वीवीआईपी पर्सन्स होते हैं, वो अपने को क्या नाम है, अपने फैमिली फंक्शंस हो गए, लाइक मैरिज हो गया या कोई अदर सेरेमनी का कुछ भी उनका, वो बड़े बड़े उनमें करते हैं। जैसे कि फोर से मैं लास्ट टाइम ना एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं लास्ट टाइम घूमने गया था राजस्थान, जोधपुर में। जोधपुर में ना एक बहुत अच्छा फोर्ट है मेहरानगढ़। अगर आप लोगों को कभी घूमने का मौका मिले जरूर जाइएगा, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो जब मैं मेहरानगढ़ गया, मेहरानगढ़ फोर्ट में जब बिल्कुल टॉप पे गया, उसके रूफ पर गया, तो वहाँ पर देखा मैंने बहुत सारे टेंट का सामान वगैरह रखा हुआ था। मैंने पता करा भाई वहाँ पर हो क्या रहा है। तो मुझे वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने से बताया कि यहाँ पर एक मंत्री है, मंत्री की बेटे की शादी है, ठीक है, जो भी मिनिस्टर है उसकी डॉटर की शादी है। अब बच्चे जो मिनिस्टर ने क्या करा होगा, जो उसने फोर्ट हायर करा है एक रात के लिए या जो जब तक उनका फंक्शन चलेगा, बदले में रेंट जैसा कुछ देगा। उस रेंट को रेंट ना बोलकर रॉयल्टी बोला जाएगा। तो रॉयल्टी के 2 एग्जांपल देखे। अगर आप लोगों ने किसी फोर्ट में फंक्शन ऑर्गेनाइज करा और बदले में जो पेमेंट करी वो पेमेंट रॉयल्टी कराएगी, या किसी ऑथर ने अपनी बुक को राइट करा है और पब्लिशर उसको पब्लिश करके सेल कर रहा है, तो जो भी रिवेन्यू अर्न होगा पब्लिशर उसका क्या करेगा? कुछ परसेंटेज कमीशन के तौर पे देगा किसको? ऑथर को, यानी कि जो राइटर है बुक का। और उस कमीशन को हम लोग कमीशन ना बोलकर क्या बोलने वाले हैं? उसको बोल देंगे रॉयल्टी। एंड द लास्ट वन इज जो हमारे पास आता है इसके अंदर प्रॉफिट आ जाता है। फोर्थ कंपोनेंट क्या होता है? प्रॉफिट।
ठीक है। अब प्रॉफिट को क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता था वो रिस्क टेकिंग पर्सन था, यानी बिजनेस को एस्टेब्लिश उसने करा है, और किस उम्मीद से करा है कि वो अर्न करेगा। क्या अर्न करेगा, बदले में रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है उसको, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट के लिए काम करता है जो भी एंटरप्रेन्योर है, किसके लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है। क्या कंप्लीट प्रॉफिट उसका हो जाएगा जो एंटरप्रेन्योर है, बच्चे उसका कंप्लीट प्रॉफिट नहीं होगा। अभी प्रॉफिट को हम लोग देखेंगे 3 हिस्से डिवाइड होंगे, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट। 3 पार्ट में क्या क्या पार्ट देखते हैं। सबसे पहले आता है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग बिजनेस टैक्स। इसी को हम लोग बोल देते हैं टैक्स ऑन प्रॉफिट, टैक्स ऑन प्रॉफिट। अच्छा, अब होता क्या है, जो एंटरप्रेन्योर ने प्रॉफिट अर्न करा, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है अच्छा आपने प्रॉफिट अर्न करा है, अब आप हमें क्या दोगे, टैक्स दोगे, जिसको बोलेंगे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स या टैक्स ऑन प्रॉफिट। जैसे आप लोग इनकम अर्न करते हो, इनकम के ऊपर टैक्स देते हो, इनकम टैक्स बोलते हो। इसी तरीके से जो भी एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट अर्न करेगा, उस प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स बोलेंगे, या बिजनेस या फिर टैक्स ऑन प्रॉफिट बोलेंगे। फिर इसका एक और पार्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अब डिविडेंड होता है क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, उनको पैसे की नीड होती है। अच्छा, पैसे की नीड तो जिंदगी में हर इंसान को 24 घंटे पूरे साल के 365 दिन होती है। सेम सेंस में जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनको फंडिंग की नीड होती है। अब उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो बैंक से लोन लें, ठीक है ना, या फिर पब्लिक से पैसा रेज कर लें। अब फॉर एग्जांपल के लिए कोई कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है सेबी में, ठीक है, सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनी है, और वो अपना फंड रेज करना चाहती है, तो क्या करती है, वो प्रोस्पेक्टस निकालती है। क्या निकालती है, प्रोस्पेक्टस। उसके थ्रू वो क्या करती है, शेयर बांटती है लोगों को, लोग शेयर परचेज करते हैं। अब शेयर परचेज करते ही वो क्या हो जाते हैं, कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है उनको, जितने अमाउंट के अंदर वो शेयर्स परचेज करे होंगे उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको ओनरशिप मिल जाती है। इक्विटी, अगर इक्विटी होल्डर है तो, ठीक है ना, अगर इक्विटी होल्डर है तो क्या मिलेगी उसको, कुछ ना कुछ ओनरशिप मिल जाएगी, जितना उसने परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब कंपनी ने पैसा तो रेज कर लिया, अब पैसा क्या करेगी कंपनी, कहीं ना कहीं फंडिंग करेगी और उसको प्रोडक्शन में यूज करेगी। प्रोडक्शन करके क्या क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। क्या वो सारा पैसा कंपनी के ओनर का था, नहीं, उसने पब्लिक से पैसा लिया था, और पब्लिक को भी प्रॉफिट के रूप में कुछ ना कुछ देगी। जो प्रॉफिट के रूप में दिया गया उसी को बोल देंगे हम लोग डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी पब्लिक से, ठीक है ना, पैसा रेज करती है, और जो भी जिन लोगों ने शेयर्स परचेज करे हुए कंपनी के, उनको प्रॉफिट का कुछ शेयर देगी, उस शेयर को बोल देंगे हम लोग डिविडेंड। अब टोटल प्रॉफिट में से 2 चीजें जा चुकी हैं, सरकार को टैक्स दे दिया, जिन लोगों के पास शेयर्स है उनको डिविडेंड पे कर दिया है। लास्ट में बचता है नेट रिटेन्ड अर्निंग। क्या बचता है, नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या हो गया, ये वो प्रॉफिट हो गया जिसमें से अब उसको किसी को भी नहीं देना। किसको नहीं देना, एंटरप्रेन्योर ने जो भी डिवाइड करना था प्रॉफिट, सब कुछ कर चुका, वो सारा प्रॉफिट उसके कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज करेगा, या अपने अपने उसके पर्सनल यूज के लिए करेगा, कंपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगा, उसको बोलेंगे नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो इस तरीके से प्रॉफिट के 3 पार्ट हुए, कॉर्पोरेट टैक्स जो सरकार को चला गया, डिविडेंड जो जनता को चला गया, और नेट रिटेन्ड अर्निंग जो कंपनी के ओनर के पास बच गया। तो एक बार देख ले दोबारा से, ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते थे हम लोग, ओएस बोलते थे, ठीक है। ओएस के मेनली क्या 4 कंपोनेंट, रेंट, लैंड को दिया गया, इंटरेस्ट कैपिटल पे, रॉयल्टी बता दिया जो ऑथर है उसको मिलती है, और प्रॉफिट, प्रॉफिट के 3 हिस्से अभी जस्ट कंप्लीट करें हम लोगों ने, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और नेट रिटेन अर्निंग। इसके साथ ही हमारे 2 कंपोनेंट खत्म होते हैं, सीओई हो गया और बच्चे हमारा ओएस खत्म हो गया। अब चलते हैं लास्ट और थर्ड कंपोनेंट जिसका नाम है मिक्स्ड इनकम। तो इसको मैं रफ करता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। सी थर्ड, मिक्स्ड इनकम। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको,
हम लोग MI बोलेंगे। अच्छा, मिक्स्ड इनकम होती क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। समटाइम्स क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं ना, वो अपने ही जो भी उनके खुद के पास जो चीज़ें होती हैं उनको अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर देते हैं, तो उसी से जो पैसा अर्न होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इनकम। एक एग्जांपल लेते हैं, एक डॉक्टर है, ठीक है, वो अपना पर्सनल क्लिनिक भी रन कर रहा है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो क्लिनिक को वो कहीं बाहर जाके रेंट पे हायर करे, या फिर उसके पास अगर घर में जगह पड़ी है अपने घर में ही वो क्या कर लेगा, अपने रेजिडेंस में क्लिनिक रन कर रहा है। तो मान लिया जाएगा कि अगर उसके पास प्लेस नहीं होता क्लिनिक ओपन करने के लिए तो मार्केट में जाता, रेंट पे हायर करता, ठीक है, तो उसको पेमेंट करनी होती, लेकिन उसके पास जगह है तो उसको बोलेंगे हम लोग, और वहाँ से जो उसका पैसा बच गया रेंट का, फोर से कि डॉक्टर है वो मार्केट में जाकर शॉप लेता है, 50,000 रुपये रेंट है मंथली, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने घर में क्लिनिक रन कर रहा है और 50,000 रुपये सीधा सीधा बचा पा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि इसको क्या मानो, उसके इनकम का ही पार्ट मान लो, क्योंकि उसकी इनकम अर्न हो रही है। अगर वो जगह खाली होती, वो किसी और को रेंट पे देता, चाहे वो खुद यूटिलाइज कर रहा है, उसका रेंट का पैसा बच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, मिक्स इनकम बोलेंगे। इसको बोल दिया मिक्स इनकम। अगर कोई भी बंदा अपने रेजिडेंस में कोई भी बिजनेस रिलेटेड चीजें चला रहा है, वहां से जो पैसा बच रहा है उसको हम लोग काउंट करेंगे मिक्स्ड इनकम के अंदर। इसके साथ हमारा इनकम मेथड का जो कंप्लीट फार्मूला हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये फार्मूले की छोटी छोटी बारीकियां क्लियर हुई होंगी। बच्चे, अगर आपको ये छोटी छोटी बातें क्लियर होती हैं तो आप न्यूमेरिकल को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इनके प्रीकॉशंस की। जैसे हम लोगों ने देखा था वैल्यू एडिड मेथड के भी क्या होता है, कुछ प्रीकॉशंस होते हैं, यानी कि क्वेश्चन करते टाइम पे हम लोग कुछ सावधानियां बरतेंगे, उनको बोलेंगे प्रीकॉशंस। इसके अंदर भी कुछ प्रीकॉशंस होंगे, देखते हैं क्या क्या होंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपने, इनकम मेथड से फाइंड क्या करना है, एनडीपीएफसी। ऑलवेज आपको क्या ध्यान रखना है, किस मेथड से क्या फाइंड करना है। अगर आपको ये मालूम है, क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रीकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। प्रीकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। सबसे पहले जो प्रीकॉशन आता है वो हमारे सामने है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इन नेशनल इनकम। और ऐसा क्यों करते हैं कि इंक्लूड क्यों नहीं करते, बिकॉज इट डू नॉट contribute to production। एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, लाडली योजना। लाडली योजना बहुत बच्चों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं समझाता हूँ लाडली योजना होती क्या है। स्कॉलरशिप हो गया, लाडली योजना हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, विडो पेंशन हो गया। और एक लास्ट एग्जांपल रख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। देखिए बच्चे, एक एक करके ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करती। और ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन हो गया, विडो पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, लाडली योजना हो गया, स्कॉलरशिप हो गया। आप खुद सोचो, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे उनको गवर्नमेंट की साइड से स्कॉलरशिप मिलती है, ज्योमेट्री के पैसे हो गए, ड्रेस के यानी कि यूनिफॉर्म के पैसे हो गए, ठीक है, ये सब स्कॉलरशिप्स हो जाती है।
क्या उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसा फ्री में ही तो मिल रहा है, आपने बदले में कुछ काम करा नहीं किया, तो ट्रांसफर इनकम यानी एक बंदे ने दूसरे बंदे को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया, बदले में कोई भी काम नहीं निकलवाया। ऐसी लाडली योजना 2010 के अंदर कांग्रेस जब दिल्ली के अंदर थी, उसने एक योजना निकाली जिसका नाम था लाडली योजना। जो भी लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ रही थी, और सिर्फ गवर्नमेंट ने, जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी, ठीक है, जो भी बच्चियां या लड़कियां स्कूल्स में पढ़ रही थी और उनकी फैमिली कंडीशंस काफ़ी पुअर थी, यानी कि उनकी एनुअल इनकम, पूरे फैमिली की एनुअल इनकम अगर 1 लाख से कम है, कितने से कम? 1 लाख से कम, तो गवर्नमेंट ऐसी बच्चियों को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए किस वे में कि वो ज़्यादा पढ़ाई कर सके, एटलीस्ट 12th तो करें, तो उनको आफ्टर 12th गवर्नमेंट उनको कुछ 5 लाख या 1 लाख रुपए का कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती थी एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, या फिर उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। अगर कोई लड़की फर्दर स्टडी करना चाहती है, लाडली योजना की स्कीम में जो पैसा है उसको यूज़ कर सकती है। या फैमिली के पास उसकी शादी के लिए सफिशियंट फंड नहीं है, तो वो लाडली योजना के पैसे का यूज़ कर सकते थे। ओल्ड एज पेंशन हो गया, जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, गवर्नमेंट को 1000-1500 मंथली पेंशन प्रोवाइड करती है। विडो पेंशन, ऐसी औरतें जो विधवाएं हो जाती हैं, उनका हस्बैंड वगैरह नहीं है, तो उनको भी कुछ पेंशन प्रोवाइड होती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, जो भी बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको गवर्नमेंट करते हैं अलाउंसेज प्रोवाइड करती है। इन सब चीज़ों को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या इन सब के बदले, यानी कि जो भी पैसा जिन लोगों को मिल रहा है, क्या बदले में कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या नेशनल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी उन्हीं को पार्ट मानेंगे, यानी कि इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड हम लोग बात कर सकते हैं सेल ऑफ, सेकंड, ये 2 लिखा है, 2 के ऊपर एनडी, सेकंड हैंड गुड्स डू नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। इस पॉइंट का बच्चा हम लोगों ने वैल्यू एडिड मेथड के जो प्रिकॉशंस थे उनके अंदर भी देखा था। तो होता क्या है, कोई 2015 मॉडल की गाड़ी है, उसको 2022 में इस साल सेल करा गया, उस सेल के ऊपर जो भी पैसा रिसीव हुआ, ठीक है ना, क्या उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? गाड़ी का मॉडल 2015 का 2015 की गाड़ी है, जिस साल गाड़ी का प्रोडक्शन हुआ था उसी साल उसको नेशनल इनकम में ऐड कर लिया था। अगर इस साल फिर से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेकेंड हैंड गुड्स होती है उनकी सेल को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, अगर उस सेल के लिए कमीशन दिया गया है, बट इफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज is provide included in national income। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक गाड़ी थी 2018 की मॉडल स्विफ्ट, ठीक है, अब मुझे कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा था कि जो मेरी गाड़ी को परचेज करे। तो मैं गया किसी ब्रोकर के पास, कहा भैया मेरे पास ये गाड़ी है, मैं इसको निकालना चाहता हूँ और इसके बदले में एक नई गाड़ी लेना चाहता हूँ। कहता बिल्कुल हमारा काम यही है, क्योंकि मैं जिसके पास गया हूँ, ठीक है, उस बंदे का काम ही क्या है, डील करना, सेकेंड हैंड गुड्स के जो भी गाड़ियाँ वगैरह है उनके अंदर डील करना उसका मेन काम है। अब वो कहता है भैया मैं कमीशन लूंगा 1% का। क्या लूंगा? कमीशन लूंगा 1% का। तो वो जो कमीशन है जो सेल पर मैंने दिया उस ब्रोकर को, उसको हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। और जो सेल वैल्यू है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सेकंड हैंड गुड्स की सेल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई कमीशन दिया गया है तो उस कमीशन को इंक्लूड कर लेंगे। तीसरा देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है, सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स are not included in national income।
जितने भी शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, उनको अगर सेल करते हैं और सेल से जो भी पैसा आता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है, जरा सुनिएगा ध्यान से। फोर्थ से मेरे पास ना LIC के कुछ शेयर्स हैं, ठीक है, LIC के कुछ शेयर्स हैं। अब मैंने उन शेयर्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। शेयर्स को क्या कर दिया, मैंने सेल कर दिया। मुझे बदले में पैसा रिसीव हुआ क्योंकि सेल करी है तो मुझे कुछ रिवेन्यू मिला है। क्या उस इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ टाइटल का ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो ध्यान देंगे, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, ना ओनरशिप ट्रांसफर हुई, सिर्फ टाइटल ट्रांसफर हुआ है। एक्चुअली जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पेपर वर्क्स होते हैं। तो पेपर वर्क्स का टाइटल ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, और ये प्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जिस रीजन से हम लोग इनको नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो शेयर्स हो गए। अच्छा, बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब गवर्नमेंट, अच्छा जैसे कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अगर कुछ फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से, तो वो जो चीज इशू करती है उसको शेयर्स ना बोल के बॉन्ड बोला जाएगा। शेयर जैसे ही होते हैं बॉन्ड्स भी, ठीक है, डिबेंचर्स भी। डिबेंचर पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, बॉन्ड्स पर ये क्या नाम है अपना, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज, और शेयर्स कोई भी कंपनीज, ठीक है बच्चे। तो इनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है, ना कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। और दूसरी बात, ये प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। फोर्थ पॉइंट चलते हैं हम लोग, विंडफॉल गेन्स क्या होता है? अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, आज की डेट में बच्चे चीजें ना ऑनलाइन आ चुकी हैं सारी की सारी। आपको मालूम है, आप ग्रो ऐप हो गया, जेरोदा हो गया, जो दूसरी ऐप हो गई, ठीक है ना, जहां पे आप लोग शेयर्स की, बॉन्ड्स की, इन सब की सेल परचेज करते हो। अब फोर से मैं ग्रो ऐप पे रजिस्टर्ड हूँ। मैं किस पर रजिस्टर्ड हूँ? ग्रो ऐप एक ऐप है, ठीक है, जहां पर आप लोग शेयर्स को या शेयर मार्केट से रिलेटेड डीलिंग कर सकते हो। मैंने शेयर ऐप के थ्रू कुछ शेयर्स परचेज करे, और जो ग्रो ऐप है, सॉरी ग्रो ऐप जो है, उसके थ्रू मैंने क्या कुछ शेयर परचेज करे, और उसी के थ्रू मैंने वो शेयर सेल भी कर दिए। अब इस बिटवीन वो ग्रो ऐप क्या करता है, कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा। तो कमीशन चार्ज बाय सच ब्रोकर्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कमीशन और ब्रोकरेज given on sales of shares, डिबेंचर्स, DEB लिखा है, समझ जाना आप, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ध्यान रखना है, जैसे सेल था सेकंड हैंड गुड्स का, ठीक है ना, सेकंड हैंड गुड्स का सेल था, उसको इंक्लूड नहीं करा था, लेकिन उस पर जो कमीशन प्रोवाइड था उसको इंक्लूड करा था। इसी तरीके जो शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, उनकी सेल परचेज हो रही है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उनके ऊपर कुछ कमीशन दिया गया, उस कमीशन को क्या करेंगे हम लोग, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। इसके साथ हमारे 3 पॉइंट खत्म होते हैं बच्चे, इनको आप लोग नोट कर लेना। मैं इसको रफ करता हूं अपना 4th पॉइंट के लिए, ऊपर चलते हैं, थोड़ा जगह चाहिए होगा तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। windfall gains like lottery, horse race, capital gain are not included in नेशनल इनकम। देखिए, जो विंडफॉल गेन्स होते हैं, विंडफॉल गेन क्या होते हैं, जो आपको सडनली फायदा हो जाता है, ठीक है, कैसे हो जाता है सडनली फायदा?
आपने कोई लॉटरी खेली थी, लॉटरी आप जीत गए, तो आपको पैसा मिल गया, सडन मिला है, क्या आपको उसकी एक्सपेक्टेशन थी? एक्सपेक्टेशन थी लेकिन गारंटी नहीं थी, ठीक है ना। आपको सडन प्रॉफिट हो गया, लॉटरी जीत गए आप लोग, आपको पैसा मिल गया। ऐसे ही आप हॉर्स रेस देखने गए हो, आपने घोड़े के ऊपर पैसा लगा दिया, घोड़ा पैसा आपका जीत गया। जिस घोड़े पे आपने, यानी कि जिस हॉर्स पे आपने पैसा लगाया, वो हॉर्स रेस जीत गया और आपको पैसा मिल गया, ठीक। कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन होता क्या है? फॉर से एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, मैं किसी विलेज में रहता हूँ, ठीक है, एक्स नाम है विलेज का, और वहाँ पर मेरे कुछ क्या है, फार्म्स हैं, खेत है मेरे पास, ठीक है। अब नॉर्मली वहाँ पर जो फार्म्स हैं, वहाँ पर जो वैल्यू चल रही है फार्म की, फॉर से मेरे पास 1 किला खेत है। किला क्या होता है? लैंड की यूनिट होती है, ठीक है ना। मेरे पास 1 किला खेत है, ठीक है, और उस 1 किले खेत की फॉर से मैं मानता हूँ वैल्यू है 2 लाख रुपया। कितनी वैल्यू है? 2 लाख रुपये। लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई हाईवे निकाला, प्रोजेक्ट निकाला, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट आया, कोई बड़ा मॉल बन रहा है, या हाईवे निकल रहा है, या हेलीपोर्ट बन रहा है, या एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ भी हो रहा है वहाँ पर, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे जो खेत है ना बच्चे, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। 2 लाख से सीधा वो 10 लाख रुपए पहुंच गया। ऐसे ही मेरे पास 1 किले वाले 5 खेत थे, 4 से टोटल जमीन 5 किले हो गई, और सबकी वैल्यू इतना डबल हो रही है, तो क्या मुझे सडनली प्रॉफिट हुआ ना, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन कहलाएगा। अच्छा, कैपिटल गेन ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए इनकम टैक्स की जब वीडियोस बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर कैपिटल गेन को डिटेल के अंदर समझाऊंगा। कैपिटल गेन को अभी इतना ध्यान रखो, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, या आपने 1980s में गोल्ड खरीदा, कभी भी आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले गोल्ड परचेज किया था, और आज गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो क्या है? कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन हो गया, हॉर्स रेस हो गया, लॉटरी हो गया, इन सबको बोलते हैं हम लोग विंडफॉल गेन्स। और ये सबको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, बिकॉज ये क्या नहीं कर रहे हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो इंक्लूड नहीं होंगे। 5th पॉइंट पर चलते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज provided by owners of the production units is included in नेशनल इनकम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। अच्छा, बहुत छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, इसको समझने के लिए सिंपली इसको आप लोग बोल सकते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोल सकते हैं इसको? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हम लोगों ने देखा था ऊपर फॉर्मूले के अंदर ऐड कर रहे थे, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करते टाइम पे इस पूरे वर्ड का शॉर्ट मतलब क्या निकल के आता है? मिक्स्ड इनकम आता है। तो एक बार थोड़ा समझ लेते होता क्या ये। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सपोज करो मैं टीचर हूँ, मैं कौन हूँ? एक टीचर हूँ, हाँ वैसे तो हूँ ही, ठीक है ना। तो मैं एक टीचर हूँ और मैं अपना इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, ठीक है, और अपने इंस्टीट्यूट पे मेरे को बच्चों को बुलाने के लिए ना कॉल करनी पड़ती है, या फिर उनकी फीस टाइम पे नहीं आती, मैं उनको कॉल करता हूँ, और मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, मैं कॉल करता हूँ, मेरे फ़ोन नहीं उठाते। क्या नहीं करते? मेरे फ़ोन नहीं उठाते कि जेंट्स बोल रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, मैंने रिसेप्शन रखने की सोची, मैंने बुलाया रिसेप्शन को, इंटरव्यू वगैरह लिया, रिसेप्शन का इंटरव्यू लिया। भाई वो मांगते जी सर मैं तो कर दूंगी आपका काम, लेकिन सैलरी लूँगी 25,000 पर मंथ। मैं कहा पागल लड़की, 25,000 रुपये तेरे को दूंगा तो मैं क्या कमाऊँगा? तो भाई मैंने क्या करा, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को बोला तू सुबह जल्दी काम ख़त्म कर और मेरे साथ बैठ काउंटर पे, गल्ले पे बैठ, आजा कॉलिंग करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है ना। अब वो आई, ठीक है बच्चे, वो आई, वो कॉल कर रही है, मेरे साथ मिलकर काम कर रही है। क्या हुआ, ओनर ने खुद की सर्विस प्रोवाइड कर दी अपने यूनिट के अंदर, जिसका वो जो प्रोडक्शन यूनिट है, मेरे केस के अंदर मेरा इंस्टीट्यूट में प्रोडक्शन यूनिट हो गई ना। अब मैंने उसके अंदर अपनी वाइफ से सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड से रिसेप्शन की सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दी, ये सब। या फिर मैं कह सकता हूँ मेरी वाइफ मैथ्स की टीचर है,
ठीक है, या मेरी गर्लफ्रेंड बायोलॉजी की टीचर है और मैं कोई टीचर की रिक्वायरमेंट है या फिर मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को बोल देता हूँ आ जाओ यार आप ही काम कर लो मेरे साथ, थोड़ा बहुत देख लेंगे जो भी होगा। तो ऐसी सर्विस जो मैं खुद से अपने में प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर, उनको नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ चुके होंगे इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट और 6th पॉइंट जो प्रिकॉशंस के लिए जरूरी है, पास्ट सेविंग्स। पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और पास्ट सेविंग होती क्या है जरा ध्यान देना। डेथ ड्यूटीज, डेथ ड्यूटीज हो गई, इंटरेस्ट टैक्स हो गया, ठीक है, गिफ्ट टैक्स हो गया। ये सब क्या होते हैं, पास्ट सेविंग्स होती हैं, इनको हम लोग नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करते। एग्जांपल सुनिएगा। अच्छा, डेथ ड्यूटीज होती क्या है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, जब डेथ सर्टिफिकेट आता है हम लोग कुछ नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है ना, वो चार्जेस को हम लोग बोल सकते हैं डेथ ड्यूटीज। और अच्छा ये पास्ट सेविंग है ना, मतलब बंदे की डेथ आज हुई है, उसने कमाया पहले से होगा, बचाया पहले से होगा, उसकी पास्ट में से जा रहा है, सेविंग्स में जा रहा है, चाहे उसके रिश्तेदार ने दिया होगा पैसा, लेकिन मान लिया जाएगा कि वो पैसा उस बंदे का था, उस डेथ ड्यूटी को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज उस बंदे ने अपने पास्ट में पैसा कमा के सेविंग की थी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट टैक्स होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट टैक्स के लिए। जैसे कि 4 से मैंने ना किसी कंपनी के डिबेंचर्स होल्ड कर रखे हैं, किसी कंपनी क्या कर रखे हैं, डिबेंचर्स होल्ड कर रखे हैं, और जब वो डिबेंचर्स या जो प्रेफरेंस शेयर्स है रिडीम होते हैं, रिडीम मतलब जो कंपनी पैसा वापस करती है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को, उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है, उस इंटरेस्ट टैक्स को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पास्ट सेविंग्स हैं। मैंने कभी 10 साल पहले या 5 साल पहले 2 साल पहले कंपनी में पैसा लगाया था, डिबेंचर्स होल्ड किए थे, आज 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स लेती है। अच्छा ध्यान रखना, टैक्स बच्चे हर एक चीज के ऊपर लगता है, हर एक चीज के ऊपर, सुई की नोक, सुई से लेकर नमक तक, A to Z हर चीजों के ऊपर टैक्स है, ठीक है ना। इंटरेस्ट टैक्स हो गया, उस इंटरेस्ट टैक्स को हम लोग नेशनल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ऐसे गिफ्ट टैक्स, अच्छा आपको मालूम है गिफ्ट टैक्स, अगर आप किसी बंदे को गिफ्ट देते हो और गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा, ध्यान रखना कितने से ज्यादा, 50,000 से अगर ज्यादा वैल्यू है गिफ्ट की, तो जिस बंदे ने गिफ्ट रिसीव करा है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स जाता है, ठीक है। 4 से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ना, मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर टीचर बन गया, आप लोगों ने मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बना दिया, मेरी बहुत अच्छी इनकम हो रही है और मेरी गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है। और मैं क्या करा कि मैं खुश हुआ, भाई मेरा पैसा अच्छा खासा आ रहा है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मर्सिडीज बेंच दे दी 70 लाख रुपए की। कितने रुपए की, 70 लाख रुपए की। रिक्वायरमेंट कितना था, 50,000 रुपये, मैं गिफ्ट की वैल्यू कितना दे रहा हूँ, 70 लाख रुपए। सोचो जरा, उस गिफ्ट के ऊपर टैक्स कौन देगा, जिसने गिफ्ट रिसीव करा है, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो उस गिफ्ट के ऊपर क्या करने वाली है बच्चे, टैक्स देने वाली है। यानी कि कोई भी ऐसा गिफ्ट जिसकी वैल्यू 50,000 50,000 से ऊपर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स चार्ज करेगी, और उस टैक्स को नेशनल इनकम के अंदर हम लोग ऐड नहीं करेंगे। आई होप इसके साथ आपको इनकम मेथड, फार्मूले से रिलेटेड और फार्मूले से लेकर प्रिकॉशंस तक A to Z सब चीज़ें बारीकी से क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। हालांकि मेरे पास कुछ बच्चों के ईमेल आना स्टार्ट हो चुके हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दो। मैं बिल्कुल बनाऊंगा। बच्चे जो लोग मुझे मेल कर रहे हैं, जिन बच्चों के ईमेल्स आए हैं, मैं आप लोगों के सारे ईमेल्स वगैरह पढ़ता हूँ, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। जिस नेशनल इनकम खत्म होती है उसके बाद आपके पर्टिकुलर डाउट्स के ऊपर एक सेशन रखेंगे अच्छा खासा, ठीक है, उसके ऊपर रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, इसके क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड ना कंबाइंड पेपर में आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का इनकम मेथड और 3 नंबर का एक्सपेंडिचर मेथड आएगा।
तो हम लोग कंबाइंड क्वेश्चंस एक्सपेंडिचर मेथड खत्म होने के बाद करेंगे, यानी कि इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड, देन उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7, 8, 6 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो रखेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, वीडियो को फैला दो पूरे इंडिया में। इतनी डिटेल्ड क्लासेस, इतनी अच्छा मेरी क्लासेस की जो ड्यूरेशन है बच्चे लंबी जारी होगी बेशक से, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखेंगे मैं आपको जितना बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको इतना बारीकी से आपके स्कूल टीचर भी शायद ही पढ़ाते होंगे, या आप जहाँ कहीं बाहर पढ़ते होंगे इतना बारीकी से वो भी नहीं पढ़ाते होंगे। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत के लिए बदले में आप लोग मुझे क्या करो, सिर्फ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, सारी इकोनॉमिक्स की जितनी वीडियोज़ है पूरे इंडिया में स्प्रेड कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।